सड़क पर पड़ा एक लड़का तड़पता रहा। तभी एक गरीब लड़की वहां आई और उसने उसकी जान बचाई। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर हर कोई दंग रह गया और आखिर में जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। एक बरसात की शाम मेरठ शहर के एक फुटपाथ पर एक 25 साल की लड़की पूनम कुमारी बैठी थी। उसकी आंखें नम थी। उसकी गोद में एक पॉलीथिन का बैग रखा था जिसमें कुछ कपड़े, एक पुरानी डायरी और 500 रुपए थे। थोड़ी देर पहले ही उसे साड़ी बुटीक की नौकरी से निकाल दिया गया था। मैनेजर ने कहा था तुम्हें कस्टमर से बात करना नहीं आता, कल से काम पर मत आना। तभी गली के मोड़ से किसी की मदद के लिए चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ। देखते ही देखते लोग इकट्ठा हो गए। कोई मोबाइल निकालकर एम्बुलेंस को कॉल कर रहा था तो कोई पुलिस को सूचना दे रहा था। फुटपाथ के किनारे सड़क के पास गटर जैसी जगह में एक लड़का जख्मी पड़ा था। उसकी उम्र लगभग 28 से 29 साल होगी। उसके माथे और दाएं टांग पर गहरे घाव थे। वहां से खून बह रहा था। कोई भी उस लड़के को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पूनम दौड़कर वहां पहुंची। उसने अपने रुमाल से लड़के के घाव को कसकर बांधा और फिर उसे सहारा देकर एक ऑटो ड्राइवर से अस्पताल चलने के लिए कहा। ऑटो ड्राइवर बोला, ये पुलिस का मामला है मैडम, मैं नहीं चल सकता। तब पूनम ने कहा, अगर मैं आपकी बहन होती तब भी क्या आप मना कर देते? ऑटो चालक की नजरें झुक गईं। उसने बिना कुछ कहे ऑटो स्टार्ट किया और बोला, बैठ जाइए, हमें जल्दी अस्पताल पहुंचना होगा। पूनम ने किसी तरह लड़के को सहारा देकर ऑटो में बैठाया। वहां खड़ी भीड़ अब भी मोबाइल से वीडियो बना रही थी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तक का रास्ता मानो खत्म ही नहीं हो रहा था। दर्द से तड़पता हुआ वो लड़का बार बार अपनी आंखें बंद करने लगता है। पूनम उसके पास झुककर बोली, सुनिए, आपका नाम क्या है? लड़के ने धीमी आवाज में कहा, सौरभ। पूनम ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, ठीक है सौरभ, आंखें बंद मत कीजिए, बस 2 मिनट और, हम अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं। कुछ ही देर में ऑटो अस्पताल पहुंचा। पूनम भागते हुए इमरजेंसी वार्ड की ओर दौड़ी और जोर से चिल्लाई, डॉक्टर जल्दी आइए, इनके सर से बहुत खून बह रहा है। उसकी आवाज सुनते ही नर्सें और वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर दौड़ पड़े। सौरभ को तुरंत इमरजेंसी वार्ड के अंदर लाया गया। पूनम वहीं बाहर खड़ी रही। उसके कपड़े बारिश के पानी और सौरभ के खून से पूरी तरह भीग चुके थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और गंभीर आवाज में बोले, अगर इन्हें 1 मिनट भी देर से लाया जाता तो इनकी जान को बड़ा खतरा हो सकता था। इनके सर पर गहरा घाव है, इसलिए कुछ टांके लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा दाएं पैर में फ्रैक्चर भी है। डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयों की लिस्ट काफी लंबी थी। पूनम ने अपनी भीगी हुई पॉलिथिन खोली और उसमें रखे पैसे गिने। उसके पास केवल 500 रुपए बचे थे। उसने बिना झिझक सारी रकम फार्मासिस्ट के सामने रख दी। फार्मासिस्ट ने बिल देखते हुए कहा, इतने पैसों में पूरी दवाइयां नहीं आएंगी। पूनम ने विनम्र स्वर में जवाब दिया, फिलहाल जितनी दवाइयां इन पैसों से मिल जाए उतनी दे दीजिए, बाकी पैसों का इंतजाम मैं किसी तरह कर लूंगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। घड़ी में 1 बज चुके थे। इमरजेंसी वार्ड के बाहर पड़ी ठंडी लोहे के बेंच पर पूनम चुपचाप बैठी रही। वो भूखी थी, थकी हुई थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार वार्ड के दरवाजे पर ही टिकी रहती थी। कुछ देर बाद एक वार्ड बॉय बाहर आया और ऊंची आवाज में बोला, मरीज के साथ कौन है? पूनम एक पल के लिए चौंक गई, फिर धीरे से आगे बढ़कर बोली, मैं इन्हें अस्पताल लेकर आई हूँ। सुबह होते होते वार्ड की खिड़की से सूरज की हल्की किरणें अंदर आने लगी। तभी सौरभ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने कमजोर आवाज में पूछा, आप कौन हैं? पूनम हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मैं कोई खास नहीं, बस रास्ते से गुजर रही थी, आपको जख्मी हालत में देखकर अनदेखा नहीं कर पाई, इसलिए आपको अस्पताल ले आई। सौरभ कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। एक अजनबी लड़की ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी।
अपनी जेब के आखिरी पैसे उसकी दवाइयों पर खर्च कर दिए और बदले में उससे कुछ भी नहीं मांगा। कुछ देर बाद एक नर्स कमरे में आई और बोली, मरीज को अब हॉस्पिटल गाउन बदलना पड़ेगा। ये सुनते ही पूनम असहज हो गई। उसने झिझकते हुए पूछा, अगर अनुमति हो तो मैं बाहर से साधारण कपड़े लेकर आ जाऊं? नर्स ने हामी भर दी। पूनम ने किसी से अपने अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करवाए और फिर अस्पताल के पास ही एक छोटी सी दुकान पर गई। उसने सौरभ के लिए एक साधारण कुर्ता पाजामा खरीदा और फिर हॉस्पिटल लौट आई। कपड़े बदलने के बाद सौरभ ने पहली बार उस लड़की को ध्यान से देखा, जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसकी जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसके चेहरे पर ना कोई बनावटी चमक थी, ना कोई दिखावा। सौरभ ने धीमी आवाज में कहा, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर आप समय पर नहीं मिलती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। पूनम हल्की मुस्कान के साथ बोली, इसे एहसान मत कहिए। मुसीबत में किसी का साथ देना इंसान होने का फर्ज है। अब आपका ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कमरे में कुछ पल तक गहरी खामोशी छाई रही। फिर सौरभ ने संकोच से कहा, क्या आप आज रात यहीं रुक सकती हैं? इस शहर में मेरा अपना कोई नहीं है। पूनम ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश फिर से तेज हो चुकी थी। उसने बिना कुछ सोचे शांत स्वर में जवाब दिया, जब तक आपको मेरी जरूरत होगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसी पल दो अनजान लोगों के बीच भरोसे का एक ऐसा रिश्ता बनने लगा जिसका कोई नाम नहीं था, लेकिन जिसकी नींव इंसानियत पर टिकी थी। अगले 2 दिनों में अस्पताल का लगभग हर कर्मचारी पूनम को पहचानने लगा। कभी वो दवाइयां लेने फार्मेसी की ओर भागती, कभी लैब से रिपोर्ट लेकर आती, तो कभी डॉक्टर या नर्स को बुलाने दौड़ पड़ती। अपनी परेशानियों को पीछे छोड़कर वो पूरी लगन से सौरभ की देखभाल में जुटी रही। इन 3 दिनों के दौरान सौरभ के मन में बार बार एक ही सवाल उठता था, आखिर ये लड़की कौन है जो बिना किसी स्वार्थ के एक अजनबी के लिए इतना कुछ कर रही है। वो उससे पूछना चाहता था, लेकिन हर बार शब्द उसके होठों तक आकर लौट जाते। वहीं पूनम भी जरूरत पड़ने पर ही उससे बात करती। बाकी समय वो कमरे की खिड़की के पास बैठकर उसकी हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखती, ताकि उसे किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। तीसरे दिन सुबह डॉक्टर ने जांच करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, अब मरीज की हालत पहले से काफी बेहतर है। इन्हें आज डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बस घर पर समय समय पर इन्हें दवाइयां लेनी होंगी और इनके आराम का पूरा ध्यान रखना होगा। डॉक्टर के जाते ही पूनम ने डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की। उसने दवाइयां और मेडिकल रिपोर्ट संभाली। फिर वार्ड बॉय की मदद से सौरभ को व्हील चेयर पर बैठाकर अस्पताल के बाहर ले आई। पूनम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलिए अब आपको घर छोड़ देते हैं। सौरभ ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ बोले धीरे से सर हिला दिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता साफ झलक रही थी। अस्पताल के बाहर निकलते ही ठंडी हवा के झोंके उनके चेहरों से टकराए। पूनम ने बड़ी सावधानी से सौरभ को ऑटो में बैठाया और उसका प्लास्टर लगा पैर इस तरह रखा कि रास्ते के झटकों से उसे दर्द ना हो। पूरे सफर के दौरान दोनों लगभग खामोश रहे। फिर भी उनकी चुप्पी में एक ऐसा अपनापन था जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। कुछ देर बाद ऑटो एक ऊंची सफेद रंग की आलीशान बिल्डिंग के सामने आकर रुका। सौरभ ने बिल्डिंग की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, 7वीं मंजिल पर मेरा फ्लैट है। घर के भीतर कदम रखते ही पूनम कुछ पल के लिए ठिठक गई। सामने आलीशान ड्राइंग रूम, महंगा फर्नीचर और सलीके से सजा हर कोना देखकर साफ पता चल रहा था कि इस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी पूरे घर में ऐसा सन्नाटा पसरा था मानो बरसों से यहाँ हंसी की आवाज ही ना गूंजी हो। पूनम ने चारों ओर नजर घुमाई और पूछ बैठी, इतना बड़ा घर और आप बिल्कुल अकेले रहते हैं? सौरभ फीकी मुस्कान के साथ बोला, मेरी पत्नी मनीषा लंदन में रहती है, वहीं बिजनेस संभालती है। काम इतना बढ़ गया है कि कई महीनों से हमारी मुलाकात भी नहीं हुई। पूनम ने सहारा देकर सौरभ को धीरे धीरे बिस्तर पर लिटाया। उसने तकिया ठीक किया और उसे चादर उड़ा दी। उसी समय मोबाइल की घंटी बज उठी। सौरभ ने किसी तरह फोन उठाकर कान से लगाया। हेलो सौरभ।
दूसरी ओर से घबराई हुई महिला की आवाज आई। मैं मनीषा बोल रही हूँ। अभी पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सौरभ ने भर्राई आवाज में कहा। मैं बच गया, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अनजान लड़की ने मेरी जान बचाई। अगर वो समय पर ना पहुंचती तो शायद आज मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाता। कुछ पल चुप रहने के बाद मनीषा बोली, तुम चिंता मत करो, मैं 2 दिनों में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। कॉल खत्म होते ही कमरे में फिर से खामोशी फैल गई। कुछ देर बाद पूनम ने धीमे स्वर में कहा, अब तो आपके अपने आने वाले हैं, शायद मेरी जरूरत नहीं होगी। सौरभ ने उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा और बोला, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम मनीषा के आने तक यहीं रुक सकती हो? पूनम कुछ क्षण चुप रही, फिर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोली, जब तक आपके परिवार का कोई सदस्य यहाँ नहीं पहुँच जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आधे रास्ते में किसी का साथ छोड़ देना मेरे उसूलों के खिलाफ है। अगले 2 दिनों में पूनम ने उस खामोश घर का माहौल पूरी तरह बदल दिया। सुबह की चाय से लेकर दवा, खाना और सौरभ को सहारा देकर चलाना, वो हर जिम्मेदारी पूरी मन से निभा रही थी। सौरभ कई बार उसे चुपके से देखता और सोचता कि एक अजनबी लड़की आखिर उसके लिए इतना सब क्यों कर रही है। उधर पूनम भी महसूस कर रही थी कि इस घर की वीरानी अब उसे पहले जैसी नहीं लगती। तीसरे दिन दोपहर में डोर बेल बजी। दरवाजा खोलते ही सामने एक स्टाइलिश महिला खड़ी दिखाई दी। महंगे कपड़े, हाथों में ट्रॉली बैग और चेहरे पर बनावटी चिंता साफ झलक रही थी। मैं मनीषा हूँ, सौरभ की पत्नी, उसने कहा। पूनम ने शांत स्वर में जवाब दिया, वो अपने कमरे में है। मनीषा अंदर पहुंची। सौरभ ने उसे देखते ही हल्की मुस्कान दी, लेकिन उनके बीच का अपनापन कहीं खोया हुआ था। सौरभ कुछ कहता उससे पहले ही मनीषा बोली, मुझे सब पता चल गया है। पूनम, तुम्हारा धन्यवाद। पूनम ने केवल इतना कहा, मैंने इंसानियत निभाई है। रात के खाने पर तीनों साथ बैठे, मगर टेबल पर सन्नाटा पसरा रहा। मनीषा मोबाइल पर व्यस्त थी, जबकि पूनम चुपचाप सौरभ की दवा और खाने का ध्यान रख रही थी। सौरभ दोनों को देख रहा था और उनके व्यवहार का अंतर उसके मन में कई सवाल खड़े कर रहा था। देर रात बालकनी में सौरभ ने धीमी स्वर में पूनम से पूछा, एक बात बताओ, हादसे वाले दिन क्या तुमने वहां किसी और को भी देखा था? पूनम ने गंभीर होकर कहा, हाँ, भीड़ में एक चेहरा मुझे अच्छी तरह याद है और वही चेहरा आज इस घर में मौजूद है। सौरभ चौंक उठा, तुम मनीषा की बात कर रही हो? हाँ, वो वहीं खड़ी थी, लेकिन तुम्हारी मदद करने के बजाय वो फोन पर व्यस्त थी। सौरभ का चेहरा उतर गया। क्या तुम्हें पूरी तरह यकीन है? पूनम ने दृढ़ आवाज में कहा, बिल्कुल, मैं उस समय तुम्हें जानती भी नहीं थी, इसलिए झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। कुछ देर की खामोशी के बाद सौरभ ने आंखें बंद कर ली। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसके सबसे कठिन पल में उसके साथ नहीं था। सौरभ ने गहरी सांस लेकर अपनी नजरें दूसरी ओर फेर ली। उसके भीतर सवालों का सैलाब उमड़ रहा था, मगर चेहरे पर उसने कोई भाव नहीं आने दिया। कुछ पल चुप रहने के बाद वो बोला, पूनम, मुझे थोड़ा समय चाहिए। पूनम शांत स्वर में बोली, जितना चाहो सोचो, लेकिन सच हमेशा सामने आ ही जाता है। उस रात सौरभ की आंखों से नींद पूरी तरह गायब थी। बार बार उसे वही हादसा याद आता रहा। सड़क पर गिरा उसका घायल शरीर, धुंधली होती नजरें और भीड़ में एक चिरपरिचित चेहरा जो केवल तमाशा देख रहा था। सुबह उसने फैसला कर लिया कि अब वो हर सच्चाई खुद पता लगाएगा। नाश्ते के दौरान उसने कहा, आज मुझे अस्पताल जाना है। मनीषा साथ चलने को तैयार हुई, लेकिन सौरभ ने साफ शब्दों में कहा, मेरे साथ पूनम जाएगी। अस्पताल पहुंचकर उसने डॉक्टर से पूछा कि एक्सीडेंट के दिन उसे कौन लेकर आया था। डॉक्टर ने तुरंत बताया, पूनम अकेली तुम्हें यहाँ लेकर आई थी। इलाज से लेकर दवाइयों तक का पूरा इंतजाम उसी ने किया था। इसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। जरूरी फॉर्मेलिटीज के बाद सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। पहले वीडियो में एक तेज रफ्तार कार सौरभ को टक्कर मारती नजर आई। दूसरे वीडियो में कुछ दूरी पर खड़ी मनीषा मोबाइल पर बात करते हुए धीरे धीरे वहां से हट रही थी।
ये दृश्य देखकर सौरभ का दिल बैठ गया। उसने भारी आवाज में कहा, अब किसी सबूत की जरूरत नहीं, यही पूरा सच है। घर लौटने के बाद सौरभ कई बार मनीषा से सच पूछने के लिए उठा, लेकिन हर बार खुद को रोक लिया। उसे महसूस हुआ कि केवल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोई फैसला लेना जल्दबाजी होगी। अगले 2 दिनों में उसने पूनम की मदद से एक निजी जांच एजेंसी से संपर्क किया। जांच में कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और बैंक लेन देन की जानकारी निकलवाई गई। रिपोर्ट सामने आते ही सौरभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। हादसे के समय मनीषा मेरठ में मौजूद थी। उसी दौरान उसकी ड्राइवर वीरेन से लगातार बातचीत हुई थी और एक्सीडेंट से कुछ घंटे पहले वीरेन के खाते में एक बड़ी रकम भी भेजी गई थी। शाम को सौरभ व्हीलचेयर लेकर लिविंग रूम पहुंचा। मनीषा आराम से लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसने गंभीर आवाज में कहा, आज मुझे तुम्हारे जवाब चाहिए। मनीषा ने फिर वही पुरानी कहानी दोहराई कि वो लंदन में थी, लेकिन सौरभ ने उसके सामने सबूतों से भरी फाइल रख दी। सीसीटीवी तस्वीरें, कॉल डिटेल्स और बैंक रिकॉर्ड देखकर मनीषा का चेहरा सफेद पड़ गया। सौरभ बोला, मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन तुमने मुझे मारने की साजिश रच दी। आखिर क्यों? कुछ देर की खामोशी के बाद मनीषा ने स्वीकार किया कि वो विदेश जाकर नई जिंदगी चाहती थी और सौरभ उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका था। तभी पूनम आगे आई और मनीषा से बोली, अब फैसला आपका है। खुद पुलिस के सामने सच स्वीकार कर लीजिए, वरना हम शिकायत दर्ज कराएंगे। सौरभ ने बिना एक पल गवाए पुलिस को फोन लगाया और कहा, मैं सौरभ वर्मा बोल रहा हूँ। मुझे मारने की कोशिश की गई है। इस मामले में मनीषा वर्मा और उसके ड्राइवर वीरेन के खिलाफ तुरंत केस दर्ज किया जाए। करीब 20 मिनट के भीतर पुलिस फ्लैट पर पहुंच गई। मनीषा के चेहरे से बनावटी मासूमियत पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसने बिना किसी विरोध के अपने हाथ आगे बढ़ा दिया और पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। जाते जाते उसकी नजर एक पल के लिए सौरभ पर ठहरी, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। घर में गहरा सन्नाटा फैल गया। सौरभ ने पूनम की ओर देखा और धीमी स्वर में कहा, अगर उस दिन तुम मेरी मदद न करती तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। पूनम मुस्कुरा दी, मैंने वही किया जो किसी भी इंसान को करना चाहिए। दोनों समझ रहे थे कि अब उनके बीच केवल एहसान का रिश्ता नहीं रहा, बल्कि विश्वास और अपनापन भी जुड़ चुका था। अगले कई हफ्तों तक सौरभ की जिंदगी अदालत, पुलिस और वकीलों के बीच उलझी रही। हर तारीख पर पूनम उसके साथ खड़ी रहती। उसे बार बार यही महसूस होता कि दुनिया में सच्चे लोग अभी भी मौजूद हैं। दूसरी ओर मनीषा और वीरेन के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर और साजिश रचने जैसे गंभीर आरोपों की चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी। सुनवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज, बैंक रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स और डॉक्टर की गवाही ने साफ कर दिया कि ये महज एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश थी। बचाव पक्ष ने कई दलीलें दी, मगर कोई भी सबूतों के सामने टिक नहीं सकी। अदालत ने आखिरकार मनीषा और वीरेन दोनों को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुना दी। कोर्ट से बाहर पत्रकारों ने सौरभ को घेर लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, झूठ चाहे जितना ताकतवर हो, सच एक दिन जरूर जीतता है, और अगर पूनम जैसी इंसानियत इस दुनिया में हो तो उम्मीद भी जिंदा है। कुछ दिनों बाद बारिश भरी एक शांत शाम को दोनों बालकनी में बैठे थे। पूनम ने पूछा, अब आगे क्या? सौरभ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत अब तुम्हारे साथ ही हो सकती है। तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि मुझे फिर से जीना भी सिखाया है। पूनम घबरा गई। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मेरे पास ना तो दौलत है, ना बड़ा नाम। सौरभ ने मुस्कुरा कर उसका हाथ थाम लिया। मैंने अमीरी में छल देखा है और तुम्हारी सादगी में सच्चा प्यार। मुझे किसी दौलत की नहीं, बस तुम्हारे भरोसे और साथ की जरूरत है। पूनम की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो धीरे से बालकनी के किनारे जाकर खड़ी हो गई। उसके मन में भावनाओं का तूफान चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सौरभ की बातें सिर्फ एहसान का असर थी या उसके दिल की सच्ची आवाज। सौरभ ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें किसी फैसले के लिए मजबूर नहीं करूंगा। जितना समय चाहिए ले लो। पूनम ने उसकी आंखों में झांका।
वहां ना कोई स्वार्थ था, ना कोई जल्दीबाजी, सिर्फ सच्चा अपनापन था। कुछ पल बाद उसने मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं तुम्हारा साथ चुनूंगी तो ये रिश्ता बराबरी, सम्मान और भरोसे पर टिका होगा। सौरभ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूनम ने बिना झिझक उसे थाम लिया। उसी पल दोनों ने तय कर लिया कि अब जीवन की हर खुशी और हर मुश्किल साथ मिलकर झेलेंगे। अगले ही दिन दोनों ने सादगी से कोर्ट मैरिज कर ली। गवाह के रूप में केवल पूनम का पुराना हॉस्टल वाला दोस्त और सौरभ का वकील मौजूद थे। इसके साथ ही सौरभ और पूनम की नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे वो फ्लैट एक घर में बदल गया, जहां हंसी, अपनापन और सुकून बसने लगा। कुछ समय बाद सौरभ ने अपने कारोबार का एक हिस्सा बेचकर एक एनजीओ शुरू किया, जिसका उद्देश्य उन लोगों की मदद करना था जो घरेलू हिंसा, धोखे या मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का शिकार हो चुके थे। पूनम पूरे समर्पण के साथ एनजीओ का संचालन करती, जबकि सौरभ कानूनी सलाह और आर्थिक सहयोग की जिम्मेदारी निभाता। रोज वहां ऐसे लोग आते जिनकी आंखों में दर्द, डर और बेबसी साफ दिखाई देती थी। पूनम हर किसी को मुस्कुरा कर समझाती, अंधेरा हमेशा नहीं रहता, हिम्मत रखो, एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक दिन एक बुजुर्ग महिला कांपते कदमों से वहां पहुंची। उनके चेहरे पर बीते संघर्षों की गहरी छाप थी। उन्होंने पूनम का हाथ थाम कर कहा, बेटी, जिस तरह तुमने मुझे सहारा दिया, अब मैं भी किसी टूटे हुए इंसान की ताकत बनना चाहती हूँ। ये सुनकर पूनम की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि एक छोटी सी मदद कई और जिंदगियों में उजाला फैला सकती है। घर लौटने पर सौरभ और पूनम की दुनिया बेहद साधारण थी, लेकिन उसी सादगी में सच्चा सुख बसता था। साथ बैठकर खाना, दिन भर की बातें शेयर करना और छोटी छोटी खुशियों को जीना उनकी सबसे बड़ी दौलत बन चुकी थी। एक बारिश भरी रात, मोमबत्ती की हल्की रोशनी में सौरभ बोला, तुमने मुझे फिर से जीना और रिश्तों पर विश्वास करना सिखाया है पूनम। पूनम मुस्कुराई और बोली, सच्चा साथ मिल जाए तो टूटा हुआ भरोसा भी दोबारा खिल उठता है। उस पल दोनों ने महसूस किया कि उनकी कहानी केवल उनकी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की प्रेरणा है जो जीवन में कभी निराश हुआ हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।